हेलो दोस्तों, मैं नीलेश चौबे शेवात क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास और हिंदी के 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हुए अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो क्या है? दर क्या होती है? जैसे जैसे बालक विकास करता है वैसे वैसे भिन्न हो जाती है। बाल्यावस्था में दर कम हो जाती है विकास की, किशोर अवस्था में तीव्र हो जाती है। इस तरह से दर क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। दूसरा प्रश्न है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो कब सीखेगा अच्छे से वो? जब उसको क्रिया विधि से पढ़ाया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। तो उपयुक्त सभी, इसमें आंसर दूसरा दिया है, आप बिल्कुल चिंता न करें। इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। प्रश्न चौथा देखते हैं। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यवसायिक कौशल का विकास करना। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, क्योंकि हम उन्हें ज्ञान देंगे और मानसिक विकास करेंगे तो वो अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। कब सीख लेते हैं? 1 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। कब सीख लेते हैं? तो 6 वर्ष की आयु में अधिकांश बालक क्या करते हैं? अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में सहायता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चौथा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है तो कब करता है? हमारे घर में भी बच्चे होते हैं और हम देखते हैं कि वो 1 वर्ष में ईर्ष्या करना सीख जाते हैं, लगभग 12 माह की आयु में। प्रश्न 8वां देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। तो प्राथमिक कक्षा के जो बालक होते हैं दोस्तों, वो अनुकरण के माध्यम से बहुत अच्छा सीख सकते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अनुकरण के माध्यम से हमें पढ़ाना चाहिए। 9वां प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पर देती है? बोध का विकास करने पर अधिक बल देती है। तो रटने पर कोई शिक्षा बल नहीं देगी। विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना थोड़ा प्रबल है, लेकिन भारत की बात करें तो बोध का विकास करना हमारी भारतीय शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। 10वें प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता वश नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हों, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए और शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। क्या होगा इसका आंसर? पहला वाला हो जाएगा। छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रतावश नियंत्रण दिया जाए। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुनर्वलन का उदाहरण है। तो पुनर्वलन का उदाहरण हो जाएगा क्या? सुनील, तुमने सही कहा। मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रोत्साहन देने के कारण वो क्या होगा? पुनर्बलन उसको प्राप्त होगा, वो फिर से कार्य करने के लिए प्रेरित होगा।
निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विकल्प है। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें, क्योंकि हमें क्या करना है? उससे निबंधात्मक कार्य करवाना है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। कैसे करेंगे? निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो बिल्कुल जब भी छात्रों की भागीदारी या सक्रियता की बात आए तो हमारा आंसर वहीं हो जाएगा। और इसमें कूट दिया है तो कूट के माध्यम से देखते हैं क्या? ये सभी। और अगर ये कूट नहीं दिया होता तो चौथा वाला आंसर हमारा सही हो जाता, छात्रों की सक्रिय भागीदारी था, लेकिन ये सभी दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी आंसर हो जाएगा चौथा वाला। प्रश्न 14वां देखते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? कौन सा करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, तीसरा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, चौथा वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो कौन सा है? द्विखंड सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि की दो विशेषताएं बताई हुई हैं। कौन कौन सी? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, या सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। किसी किसी व्यक्ति में कोई कहते हम गॉड गिफ्ट, तो गॉड गिफ्ट मतलब विशेष योग्यता हो जाएगी, और सामान्य योग्यता सभी में सामान्य बुद्धि हो जाएगी। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। दूसरा है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों ही, क्योंकि हमें व्यक्ति के अनुसार भी कार्य करना है और पाठ्यक्रमों के अनुसार भी कार्य करना है। 16वां प्रश्न देखें। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके आने की संभावना अधिक है, क्योंकि हमने जितने भी टेस्ट लगवाए हैं आपको सभी में एक प्रश्न ये दिया हुआ है। इसीलिए देते हैं क्योंकि ये आपको अच्छे से आने लगे और इसको आप अभ्यास बार बार कर सकें, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और गुणित 100 करेंगे। यह सूत्र किसने दिया था? तो यह सूत्र टरमन जी ने दिया था। अब इसे बुद्धि को आप अच्छे से पढ़ लेना, या हम एक वीडियो डालेंगे तो उसको आप अच्छे से देख लेना, जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं बुद्धि लब्धि। पहला है क्या? मानसिक आयु, और दूसरा क्या है? वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, इससे काटेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 125। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी कहलाई? IQ 125 कहलाया। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो देखो बहुविकल्पीय को छोड़ दें हम, तो बाकी सभी कार्य क्या हैं? रचनात्मक कार्य को जानने के लिए हैं, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? रचनात्मक नहीं है। जो हम परीक्षाएं देते हैं ऑनलाइन, तो उसमें कोई रचनात्मकता कार्य नहीं होता है, सीधा हमने टिक किया और आगे बढ़ गए, तो यह रचनात्मकता को प्रोत्साहित नहीं करता है। 18वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न में से कौन सा प्रथम अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, क्योंकि उनने क्या कहा था? उपयुक्त नहीं है। तो हमें नहीं है के साथ जाना है, नहीं तो आप नहीं है को नहीं देखें और आगे बढ़ते जाएं। 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए
आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि उपयुक्त सभी के माध्यम से सब सही हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। 21वां प्रश्न है, CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है तो कितना होता है? 40 और 60 होता है। 22वां प्रश्न है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक थे पावलोव। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? तो क्या नहीं होता है? बुद्धि अलग है और ये सभी अलग हैं। 24वां प्रश्न है, व्यक्तिगत व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? G.W. आल्पोर्ट जी ने यह परिभाषा दी है। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको? समायोजन के माध्यम से हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। 26वां प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया तो कैसे दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को ज़्यादा महत्व दिया गया है। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो क्या सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, यह सुझाया गया है। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है ताकि मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। इसलिए मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। 30वां प्रश्न देखते हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा हमारे यहाँ कितने तक की है? 14 वर्ष तक के लिए है। 14 वर्ष के बाद जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों, यहाँ हमारे बाल विकास के 30 प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब हम हिंदी के 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और मैं शिवार्थ क्लासेस में नीलेश चौबे आपका फिर से स्वागत करता हूँ।
हिंदी के लिए ये दोस्तों पहले पैराग्राफ है, इस पर हमारे 31 से लेके 35 तक के प्रश्न आधारित होंगे। तो आप वीडियो को रोक लें और इस पैराग्राफ को पूर्ण रूप से पढ़ लें। इसी पर आधारित हमारे 5 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, परोपकार शब्द में संधि विच्छेद होगा तथा संधि प्रयुक्त हुई है। तो परोपकार का पहले तो संधि विच्छेद क्या होगा आपको ये आना चाहिए, तभी आप उसकी संधि को समझ पाएंगे। तो कौन सा रहेगा बताएं जल्दी से। परधन उपकार क्या रहेगा, परधन उपकार मतलब कि कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। 32वां प्रश्न देखते हैं, कपड़े लत्ते शब्द में समास है। तो कपड़े लत्ते को आप समास विग्रह करें तो क्या होगा, कपड़े और लत्ते, और या आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास हो जाता है। तो कपड़े और लत्ते के कारण कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। 33वां प्रश्न देखते हैं, गद्यांश से बिगाड़ शब्द का तत्सम रूप छांटिए। तो कौन सा है, बिगाड़ का बेकार क्या है, बेकार, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखते हैं, दीठी तद्भव शब्द का तत्सम रूप गद्यांश से छांटिए। तो दीठी मतलब दृष्टि, गद्यांश में दिया है, आप उसे पढ़ें और उसे छांटिए। 35वां प्रश्न देखते हैं, विनम्रता शब्द में प्रत्यय है। तो कौन सा है, सभी बता सकते हैं, आता नहीं है, राता नहीं है, माता नहीं है, तो ता हो जाएगा क्या, विनम्र धन ता। इसको आप क्या करें, अच्छे से पहले तोड़ के देखें, जहाँ से 2 अर्थपूर्ण शब्द बन जाए वहाँ से उसे तोड़ें। विनम्र, विनम्र एक हमारा अर्थपूर्ण शब्द बन गया, तो वहाँ से इसको हम तोड़ सकते हैं, विनम्र धन ता। तो विनम्रता पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फिर 36 से 40 तक गद्यांश दिया गया है, आप इसे दोस्तों अच्छे से पढ़ें, वीडियो रोकें और पढ़ें, फिर इसी पर आधारित जो भी प्रश्न हैं वो हम आपसे पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, सविभक्ति रूप में कथा शब्द का सही बहुवचन रूप होगा। तो कौन सा होगा, कथाएं, कथाओं, कथों, कथा। तो क्या होगा, कथाओं, हमारा सही हो जाएगा कथाओं, कथा का बहुवचन क्या होगा, कथाओं। 37वां प्रश्न देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। पहले देखें, पहला ऑप्शन भाषा, दूसरा है बचपन, तीसरा है विकास, चौथा है उदाहरण। तो भाषा क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग हैं। 38वां प्रश्न देखते हैं, इन क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है, यह वाक्य किस काल का है। तो किस काल का है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान का यह कथन है। 39वां प्रश्न देखते हैं, लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं, रेखांकित शब्द है, क्या है, सदियों, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो क्या है, तद्भव। तद्भव मतलब क्या होता है, जो संस्कृत से थोड़े बहुत परिवर्तित करके हमने अपनी भाषा में सम्मिलित किए हैं, और तत्सम जो संस्कृत से सेम टू सेम हमने ग्रहण कर लिए हैं। 40वां प्रश्न है, इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें ग्रामीण परिवेश की महक एवं लोक जीवन के तत्व मिलते हैं, इस वाक्य में विशेषण है। तो क्या है, ग्रामीण, ग्रामीण इस वाक्य में विशेषण है। 41वां प्रश्न है, संधि के कुल कितने भेद हैं। तो संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर इनके भी भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 संधियां मानी जाती हैं। 42वां प्रश्न देखें, तर्कस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का क्या है, निषंग, और भी दिए हुए हैं, तो इनको देखें, तूड़, तुनीर, त्रोण, निषंग,
ईषुधि, उपासंग, ये सभी क्या हैं? तर्कस के पर्यायवाची हैं। 43वां प्रश्न देखते हैं, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? तो उद्घाटन, समापन, उत्तम अधम, इष्ट अनिष्ट, अनुराग दुराग। देखो अनुराग दुराग जे गलत है, बाकी सब क्या हैं? सही हैं। तो इसका क्या होगा? अनुराग दुराग का अनुराग और क्या होगा? अनुराग का विलोम विराग होता है। 44वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? किसमें हैं? तो पहले वाले में धैर्य, चतुराई, प्रेम, ये सभी क्या हैं? भाववाचक। अब भाववाचक आप समझते हैं, जो क्या सिर्फ भाव से महसूस की जाएं और जिन्हें न देखा जाए न छुआ जाए, तो जो सिर्फ हम क्या करें? महसूस करें। धैर्य, चतुराई, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब 45वां प्रश्न देखते हैं, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो हो नहीं सकता। आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी नहीं हो सकता। चुपड़ी और दो, ये भी नहीं हो सकता। डूबते को तिनके का सहारा, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, दत्तचित्त, क्या कहलाएगी दोस्तों? निष्पक्ष। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखते हैं, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम हैं? जल्दी से बताएं। जो सोएगा वह खोएगा, तो क्या है इसमें? संबंधवाचक है। जब आप सोएंगे तभी आप खोएंगे, यह संबंध आप में, जो सोएगा वह खोएगा, यही संबंध इसमें समझना है। 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, विशेषण बताते हैं। विशेषण क्या बताते हैं? विशेषणों की विशेषता बताते हैं। कैसे? अब जैसे आप समझना, वह तेज दौड़ता है, तो क्या हो गया जी? उसकी विशेषता हो गई। और इसी में अगर हमने विशेषण जोड़ दिया और बोला वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो गई? विशेषण की भी विशेषण या विशेषता की भी विशेषता हो गई। 49वां प्रश्न देखते हैं, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो तीसरे वाले में रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। 50वां प्रश्न देखते हैं, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है, क्या है? कर्म कारक है। क्यों है? जी नीचे व्याख्या दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। 51वां प्रश्न देखते हैं, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, तो कौन सी है? व्यतिरेक की विधि। हमारा दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न देखते हैं, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो प्रतिलिपि तो क्या है? लिखने का काम है, और बाकी शुद्धोच्चारण बोलने से संबंधित है, श्वास और वाचन बोलने से संबंधित है, कविता पाठ बोलने से संबंधित है, लेकिन प्रतिलिपि लिखने से संबंधित है। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो किसका? लेखन का, श्रवण का, वाचन का, उच्चारण का। तो चारों कौशल क्रम से चलते हैं। पहले क्या है? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो पहले हमें किसका विकास करना चाहिए? श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। 54वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन संगत नहीं है? बताएं दोस्तों। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य साधन नहीं, जे क्वेश्चन क्या संगत नहीं है। 55वां प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों की प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है, क्या है?
विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न देखते हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो क्या है? मौन वाचन। अगर आपको कोई भी पाठ समझ में नहीं आ रहा है और अर्थ ग्रहण करना है आपको, तो उसे आप मौन वाचन के माध्यम से एक चित्त होकर उसे पढ़ें तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। 57वां प्रश्न देखते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। तो क्या दोष है? यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई अनुचित मापदंड नहीं है। तो उपयुक्त यह सभी दोष वर्तमान स्थिति में हैं। 58वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से। तो किससे? उपलब्धि परीक्षण से जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में। किस में हो सकती है? जल्दी से बताएं। निबंधात्मक प्रश्नों में। हमें क्या चाहिए? अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में मिलेगी? अच्छी अभिव्यक्ति। तो निबंधात्मक प्रश्नों में मिलेगी अच्छी अभिव्यक्ति। 60वां प्रश्न देखें दोस्तों। 60वां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। क्रियात्मक परीक्षणों में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा वाला। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारा बहुत सारा मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।